हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जो है DIS के जो सेकेंड पेपर हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। और हो सकता है कि अब एक दिन में आप लोगों के 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे, एक जीएस के और एक हिंदी के। तो आप लोग तैयार रहिएगा और दोनों प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से करिए। और DIS के जो या फिर से अन्य पब्लिकेशंस के जो सेकेंड पेपर के प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा, जिससे कि कम से कम 30-40 प्रैक्टिस सेट जो है सेकेंड पेपर के भी कराए जाएँ, जिससे कि उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। और 55+ टारगेट बनाकर चलना है कि हिंदी में 55+ सही करना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? भाग 15, भाग 16, 17 या फिर 18? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है, आपातकाल से संबंधित है। भाग 15 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ वर्गों के लिए जो आरक्षण की बात की गई है, जैसे SC/ST कम्युनिटी हो गया, आदिवासी वगैरह हो गए, तो उन लोगों के लिए जो विशेष उपबंध किया गया है उसका प्रावधान आप लोगों को भाग 16 में मिलता है। और भाग 17 जो है यह राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाग 18। और आपातकाल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण युद्ध उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? ABC, ये 4 जो है इसको डी अब मानिएगा। ठीक है, BCD, ACD या फिर ABD? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, BCD। देखिए, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इसके आधार पर जो है आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पहले क्या था कि पहले जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल की उद्घोषणा की जाती थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल की उद्घोषणा नहीं होगी। और इसके स्थान पर यह हो गया कि आंतरिक अशांति नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वह आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसे चेंज कर दिया गया। जो पहले आंतरिक अशांति था इसको बदल करके आपका जो है, जो पहले क्या कहते हैं, जो पहले आंतरिक अशांति था इसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में की जा सकती है? मतलब जैसे कि जो आपातकाल की घोषणा की जा रही है वो पूरे भारत में या भारत के किसी एक क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह प्रावधान कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 51 या फिर 56? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि आपातकाल की घोषणा पूरे भारत या भारत के किसी एक क्षेत्र में इसकी घोषणा की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या शंकर दयाल शर्मा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी,
उस समय जो है राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अहमद थे। और इस समय क्या था कि इस समय जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, यह केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया था। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही इस समय जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इसी के बाद जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें बहुत से जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत से संविधान में जो प्रावधान किए गए, फिर से प्रावधान संविधान के बहुत से उपबंधों को चेंज किया गया था, उसको बदला गया था। तो 44वां संविधान संशोधन वाला उसी सबको ठीक किया गया था। और 44वें में कहा गया था कि अब जो आपातकाल की घोषणा की जाएगी, उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित जो सूचना है उसके आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसके पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री की एक सिफारिश पर या प्रधानमंत्री के कहने पर भी आपातकाल की घोषणा हो जाती थी। ठीक है, जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, और जिसमें कहा गया कि आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ही आवश्यक मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय के दौरान सदनों के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन अर्थात 1 महीना। जो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है उसका अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, यह जो घोषित किया जाता है, इसका जो अनुमोदन है यह दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर होना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका जो अनुमोदन है वो दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी सही है। राष्ट्रपति द्वारा, देखिए दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, यह गलत है। राष्ट्रपति अगर चाहे, अगर उसे यह समाधान हो जाए कि जब वर्तमान समय में स्थिति सौहार्दपूर्ण हो गई है या फिर से ऐसी स्थिति हो गई है कि आपातकाल को समाप्त कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति बिना किसी सदन की सिफारिश के आपातकाल को समाप्त कर सकता है। और यदि लोकसभा चाहे तो वो भी साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा आपातकाल को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास निवेदन भेज सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है, वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन कर सकता है। मतलब जो है, केंद्र या संसद, संघ जो है राज्य को या राज्य या राज्य की कार्यपालिका शक्ति को उसकी शक्ति का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अधिकतम 6 माह तक रहेगा, उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 1, 2, 2, 3, तीनों या फिर तीनों गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा एक बार अनुमोदन होने के बाद आपात की जो उद्घोषणा है वह कितने समय तक लागू रहती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। एक बार उद्घोषणा होने पर आपातकाल अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है। और इसे जो है बार बार जो है अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 356 में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा दिए गए अगर दिशा निर्देशों को पालन करने में राज्य असमर्थ है, तो इसे
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मान जाएंगी और यह जो है आपातकाल लगाने का एक प्रमुख साधन होगा या माध्यम होगा। अनुच्छेद 355 जो है इसमें कहा गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। देखिए अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 ये दोनों आपातकाल से संबंधित हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अगर हम अनुच्छेद 358 की बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जैसे ही आपातकाल लागू होगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे जैसे ही आपातकाल लागू होता है। इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 358 में। और अगर अनुच्छेद 359 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यदि राष्ट्र आवश्यक समझे, तो अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति अगर आवश्यक समझे तो अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। किस समय? जिस समय आपातकाल लागू होता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 359 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अनुच्छेद 359 के तहत जो भी मौलिक अधिकार हैं अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अब याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं लोगों को, वह किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अभी जो है अब आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराया जाएगा, क्योंकि अब एक दिन में आपके 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे, एक जीएस के और एक हिंदी के। तो दोनों प्रैक्टिस सेट सुबह को आएगा, एक शाम में आ जाएगा। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर आप लोग अच्छे से करिए, ताकि जीएस के साथ साथ हिंदी वाला जो सेक्शन है वो भी आप लोगों का अच्छे से तैयार होता रहे। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें अच्छे से, और वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें और जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा प्रयोग की जाएगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। उच्च न्यायालय के पास जो शक्ति है वह शक्ति उसकी बरकरार रहती है, लेकिन राज्य विधानमंडल की जो शक्ति है इसका प्रयोग संसद द्वारा स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के माध्यम से किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लागू हो सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसका समय जो है अधिकतम 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी कंडीशन में लागू नहीं रहेगा। और इसमें एक भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है वह 6 महीने के लिए लागू होगा, अनुमोदन के बाद फिर 6 महीने के लिए लागू होगा, मतलब 1 वर्ष के लिए लागू होगा। ठीक है, और अगर उस राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करना है राष्ट्रपति शासन, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो, या दूसरा चुनाव आयोग उस क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ हो और ऐसा वह लिखित रूप में अपना जो है वो दे, प्रमाण दे। ठीक है, तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी अधिकतम जो लागू होगा वह 3 वर्ष के लिए ही होगा। इससे ज़्यादा समय के लिए किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसका जो अनुमोदन है वो संसद द्वारा 2 महीने के भीतर होता है। ठीक है, इसका जो अनुमोदन है संसद द्वारा 2 माह के भीतर होता है, 2 माह के भीतर। और इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 356 में किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 बार भी अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? राजमन्नार, सरकारिया आयोग, ताराकुंडे या फिर पुंछी आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे समिति का जो संबंध है वह चुनाव सुधार से है। ताराकुंडे समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। अन्य सभी जो समितियां हैं वह सभी केंद्र राज्य संबंधों से हैं, जैसे राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग।
इन सभी का संबंध किससे, इन सभी का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने अनुशंसा किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? विकट चिलैया समिति ने, सरकारी आयोग ने, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव या फिर राजमन्नार समिति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विकट चिलैया समिति ने सुझाव दिया था कि जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है प्रत्येक राज्य में, वह एक समिति की अनुशंसा पर की जानी चाहिए। जिससे बहुत से, मान लीजिए किसी राज्य में विपक्ष पार्टी की अगर सरकार है तो वहाँ पे केंद्र द्वारा जो है अपने किसी प्रतिनिधि को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जिससे कि उस राज्य के ज़्यादातर जो शासन व्यवस्था है उसको केंद्र द्वारा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जा सके। और इन्हीं सब जो है, जो अफवाह उड़ रहे थे या फिर से जो कमियां हैं, इन्हीं सबको दूर करने के लिए विकट चिलैया समिति ने यह सुझाव दिया था कि यह एक समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री भी एक जो है सदस्य के रूप में शामिल हो, राज्य विधानमंडल के कुछ सदस्य और केंद्र के कुछ सदस्य शामिल हों, जिनके सुझाव पर राज्यपाल की नियुक्ति हो जानी चाहिए। ठीक है। तो इसका सुझाव किसने दिया था? विकट चिलैया समिति ने। बाकी सरकारी आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और राजमन्नार आयोग, इन तीनों का जो संबंध है वह केंद्र राज्य संबंधों से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन है 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति ने ग्रामोद्धार समिति का गठन करने के सुझाव दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 93। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में यह लागू हो गया था। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संविधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से, इन्हें जो है सामूहिक रूप से एक ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है। ग्राम सभा या कह सकते हैं ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर जो विधि बनाने का अधिकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग को है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास, यह गलत है। यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विकसित कर दी जाती है तो निर्वाचन के पश्चात गठित जो नई नगर पालिका है वह कितने समय के लिए कार्य करेगी? गठन के पश्चात 5 वर्ष के लिए, 6 माह तक, शेष अवधि तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह बाकी बचे जो समय है उन्हीं के लिए। जैसे कोई राज्यपाल का गठन हुआ और वह जो है 3 साल तक कार्य कर चुकी है, और 3 साल के बाद अगर इसका विघटन हो जाता है तो नई नगर पालिका का जो गठन होगा वह 2 वर्ष के लिए ही कार्य करेगी। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33% निर्धारित किया गया। और यह प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया था। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं को पंचायतों में 50% भी आरक्षण दिया गया है। जैसे आपका बिहार है, राजस्थान है। बाकी और कौन से आपकी नज़र में और पता है आपको कौन से राज्य के नाम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के भीतर जो है नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राज्य का जो राज्यपाल है इसके द्वारा सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने विषयों को शामिल किया गया है? 18, 28, 12 या फिर 11? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 विषय। और अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें कितने विषय हैं? उसमें 29 विषय हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत का पहला जो नगर निगम है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। ठीक है, मद्रास राज्य में भारत के पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह किया गया था 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में मद्रास में। और उसके बाद 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता, दो अन्य स्थानों पर भी नगर निगम की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 97वां संविधान संशोधन द्वारा जो सहकारी समिति है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और यह जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 43B में इसका प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ जो मूल अधिकार है, इसके साथ साथ जो मूल अधिकार हैं भाग 19 फर्स्ट सब क्लॉज सी, और भाग की अगर हम बात करें तो भाग 9B इसमें जो है सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा किया था कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पीके थुंगन समिति ने यह सिफारिश किया था कि हर राज्य में, पीके थुंगन समिति द्वारा सिफारिश किया गया था कि हर राज्य में जो है एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। और इसका जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वह कब दी थी? 1988 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? देखिए ऊपर अभी जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 9B या 9ख जो है यह आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? विधानसभा चुनाव कराना, विधान परिषद का, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है, जबकि विधानमंडल और विधान परिषद यह सब चुनाव जो है आपके भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, संपन्न कराई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है वह 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राज्य, विधानमंडल, ए और बी, या उच्चतम न्यायालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। देखिए पहले क्या था कि अन्य जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके अन्य जो न्यायालयों का गठन करना है वह राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है, वर्तमान कंडीशन ये है कि इस विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके अन्य जो न्यायालय है उनकी स्थापना के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह याद रखिएगा, यह कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पेशल लीव पिटीशन की संख्या जो है वह सबसे अधिक है। जितने मामले लंबित हैं उसमें सबसे अधिक मामले स्पेशल लीव पिटीशन के हैं। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 131 में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह जो है गलत है। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 131 नहीं,
अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है किसके परामर्श से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपील न्यायालय था? प्रीवी काउंसिल। जैसे कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी उस समय अपील का जो सर्वोच्च संस्था था वह क्या था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रीवी काउंसिल। जब तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी तब तक प्रीवी काउंसिल के समक्ष जो है अपील किया जाता था। ऑप्शन ए सही है। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना? विधान यह गलत है, यह नहीं होगा। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा न्यायिक कार्यों में बाधा न पहुंचाना, यह सही है। सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करना, यह भी सही है। और न्यायाधीश द्वारा बिना भय व भेदभाव के अपना कार्य करना, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर 2, 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है मौलिक अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं वो आपके 39 जो पूछा है ना कि इसमें कौन कौन शामिल नहीं है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार से संबंधित या जो इसका आरंभिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में उसका प्रावधान किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36। सलाहकारी क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। रीट से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 में रीट संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प आपके सही हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो पीएन भगवती थे। PIL का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीश या फिर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इसका प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में है। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो हैं वो आपके सही हैं। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा दी जाती है? PN भगवती, अब्दुल कलाम, M हिदायतुल्लाह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम का इसे मानस पुत्र माना जाता है मोबाइल कोर्ट। और मोबाइल कोर्ट की अगर हम बात करें, मोबाइल कोर्ट की जो स्थापना है सबसे पहले हरियाणा में की गई थी। और कब की गई थी? 2007 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम 2007 हरियाणा में पहले फर्स्ट मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और मोबाइल कोर्ट का जो मानस पुत्र है, इसके विकास का जो मानस पुत्र है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित न्यायालय और उनके क्षेत्र अधिकार से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान का क्षेत्र आता है, अंडमान निकोबार का। केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्र आते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा गोवा के क्षेत्र आते हैं। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र आते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा के आते हैं लेकिन कर्नाटक के नहीं आते हैं। ठीक है, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का अपना खुद का खुद का जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है, खुद का हाई कोर्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। वो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि वह भारत में कम से कम 7 वर्ष नहीं 10 वर्ष रह चुका हो। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, और यह 10 वर्ष तक रहना भी है, और न्यायिक पद पर कार्य करने के लिए भी जो समय सीमा है वो 10 वर्ष ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और उच्च न्यायालय की न्याय स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 46 वर्ष कर दी गई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष थी इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215, 216, 127 या 129? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 215 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचक या निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? ये इसका जो सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके निर्वाचन आयोग के बारे में सही हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है किसकी सिफारिश पर, संसद के आदेश पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, या कभी भी या कभी नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि राज्यपाल ऐसा अनुरोध करता है तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य को सलाह दे सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संघ लोक सेवा आयोग को मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसमें क्या पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसके सदस्यों को या फिर इसके अध्यक्ष को जो हटाने की रीति है, हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही है। तो राज्यपाल केवल इनकी नियुक्ति कर सकता है, इन्हें हटा नहीं सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका गठन जो है संसद द्वारा नहीं, इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, न कि संसद द्वारा। अन्य दोनों विकल्प पहला और दूसरा आपके सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी, के संथानम, पी.वी. राजमन्नार या फिर सी रंगराजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, के सी नियोगी या प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही है। भारतीय या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी
वह संविधान में किस संशोधन के द्वारा एक नए जो है जो क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अनुसूचित जाति आयोग के जो एक समिति थी उससे अलग करके। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 89वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338A। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक नया या फिर से एक अलग आयोग होगा। पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों के लिए एक ही आयोग हुआ करता था, जिसका प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में किया गया था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया था? यह किया गया था 2003 में, यह भी याद रखिएगा। 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा और इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा और अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और एक अलग से आयोग का गठन किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 89वां संविधान संशोधन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों के संबंध में जो अपनी रिपोर्ट है वह किसे सौंपता है? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या लोक लेखा समिति को? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है रखवाता है और इस पर चर्चा की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो वर्णन है महान्यायवादी का उस संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब इसके किसी निश्चित कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था मूल संविधान में संविधान संशोधन द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यह जो है सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी इसका गठन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वह 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया? 6 से 11, 6 से 12, 5 से 12 उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 से 12। इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसके लिए जो भाग है भाग 2 है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 12। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। और ऐसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद के साथ साथ ये भी याद कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद में किसका प्रावधान किया गया। ठीक, जैसे अनुच्छेद 15 में जाति, मूल, वंश, धर्म इन सब के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 16 में जिसमें अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, 29 और 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों के जो अधिकार हैं या फिर से जो स्वतंत्रता है उसकी बात करता है। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 से 28। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में है, ना कि 26 से लेकर के 28 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उनसे नकारने के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो परमादेश, यह जो रीट होता है परमादेश रीट होता है, जिसके माध्यम से पूछा जाता है कि यह कार्य जो तुम्हें करना है या जिसे करना तुम्हारा दायित्व है, जिसे करने से तुमने मना कर दिए हो, तो आखिर वह किस रीति से कहे हो, यह परमादेश रीट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना की न्यास के तहत, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राजनिधि से पूर्णतः वित्त पोषित या राजनिधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन राजनिधि से पूर्णतः जो वित्त पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 34 या मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है अनुच्छेद 35 जो है यह मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने से संबंधित है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 33 जो है यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होगा, मौलिक अधिकार इसका प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 34 जो है मार्शल लॉ से संबंधित है। तो पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था जो की गई थी वह किस अनुच्छेद में इसे रखा गया था? अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज घ, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज अड़, अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज छ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो प्रावधान किया गया था भाग 9 अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज च, इसमें जो है रखा गया था, जिसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, और हटा करके किस में किया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और दोस्तों अब आप लोगों के 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे, एक दिन में जो है 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे और उन्हें आप लोग प्रॉपर अच्छे से करिए, क्योंकि जीएस के साथ साथ हिंदी पढ़ने के साथ साथ तो ये भी है कि आप उसके भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से प्रॉपर करते रहें। तो मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट सेकेंड पेपर हिंदी के हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा, तो आप लोग उसे भी अच्छे से करिए, जिससे कि हिंदी वाला सेक्शन जो है, जो सेकेंड पेपर हिंदी का है, वो भी आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए और उसमें एक टारगेटेड जो स्कोर है वो आप लोग कर पाएँ। कम से कम 55+ क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी में सही करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।